नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। चर्चा आज एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर है जिस पर पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर में पुलिस पेंशनर्स एसोसिएशन से जुड़े सारे सदस्य प्रॉब्लम में हैं, दिक्कत में हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 2022 से लेकर अब तक 600 फाइलें सीएमएस ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हैं मेडिकल रियम्बर्समेंट की। और पिछले महीने से फाइलें लेना भी बंद कर दिया सीएमएस ने। तो ये जो समस्या आई है, इस मुद्दे पर गौतम बुद्ध नगर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने मुलाकात की थी पुलिस कमिश्नर से, उसके बाद डीएम से, फिर सीएमओ से और फिर सीएमएस से। समस्या का समाधान अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। वो समस्या क्या है, इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है गौतम बुद्ध नगर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराज जी, जो जिलाध्यक्ष हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवकराम यादव जी हैं, जो पूर्व डीएसपी रह चुके हैं। रघुराज जी भी पूर्व डीएसपी रह चुके हैं। और अनिल जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं। और साथ में हैं सीएमएस, पूर्व सीएमएस जिला अस्पताल नोएडा के डॉक्टर अशोक मिश्रा जी। मैं आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। 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 नमस्कार जी। सबसे पहले शुरुआत सभी मैं को करता हूं नमस्कार। रघुराज जी से। रघुराज जी, ये बताइए, ये जो समस्या है, इसकी जड़ क्या है? ये पैदा क्यों हुई? क्योंकि आजकल तो कैशलेस का जमाना है और डिजिटल का सिस्टम है, सारा कुछ, सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। फिर ये समस्या क्यों आई कि 2022 से फाइल पेंडिंग पड़ी है? जी मैं ये बताना चाहूंगा जी। कि पुलिस पेंशनर्स तथा अन्य पेंशनर्स, हम्म। ये सभी पेंशनर्स की समस्या है। जी। इसमें विशेष रूप से पुलिस पेंशनर्स ने हम्म। इस समस्या को मेरे सामने रखा हाँ जब ये बताया गया कि काफी समय से फाइलें हाँ, वहाँ थोड़ा जोर से बोलिए आप, थोड़ा सा आवाज ठीक से का, आएगी। हाँ काफी हाँ। समय से हम्म। सीएमएस और सीएमओ ऑफिस में हाँ। फाइलें लंबित हैं हाँ। और फाइलें जाती हैं वहाँ, लेकिन उनका निस्तारण जो है हम्म। त्वरित गति से नहीं होता। हम्म। और इसके पीछे जो है, जो सबसे बड़ी वजह बताई गई, वो बताई गई भ्रष्टाचार। हाँ। जिनकी फाइल जाती है, हाँ। जो जो वहाँ उस कार्यालय में जाके संबंधित बाबू से बात करके अपना अपना सुविधा शुल्क दे देते हैं, उनकी हाँ। फाइलें जल्दी हो जाती हैं। हम्म। और जो नहीं देते हैं, उनकी फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं। हम्म। इस इस संबंध में मैंने जानकारी चाही पुलिस कमिश्नर कार्यालय से। तो मुझे बताया गया कि सीएमओ ऑफिस में वर्ष 2022 से अब तक हम्म। लगभग 622 फाइलें पेंडिंग हैं, हम्म। जिनमें जिनमें पुलिस पेंशनर्स की भी हैं और सेवारत लोगों की भी हैं। हम्म। तो पुलिस पेंशनर्स और सेवारत दोनों ही तरीके के फाइलें जो हैं, वो कोई भी व्यक्ति जब चिकित्सा कराता है तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हम्म। चिकित्सा प्रतिपूर्ति उसे सरकार की तरफ से नियमावली 2011 के आधार पर मिलती है। हम्म। जब 2018 में ओपी सिंह साहब डीजीपी थे, तो हम्म। उन्होंने पुलिस वालों के लिए हम्म। एक चिकित्सा नियमावली में संशोधन करा दिया था, हम्म। माननीय योगी जी की सरकार से। और हम्म। उसमें पुलिस पेंशनर्स को पूरे उत्तर प्रदेश में हम्म। सीजीएचएस रेट पे अच्छे अस्पतालों में सुविधा मिलने लगी थी। हाँ। हम लोग यहाँ के जो अच्छे अस्पताल हैं, जिनमें जेपी है, कैलाश है, हाँ। यथार्थ है, फोर्टिस है, जो जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उन अस्पतालों में अपना और अपने परिवारीजनों का इलाज कराते हैं। और इलाज हम्म। कराने के बाद में फाइल को अपलोड कराते हैं यूपी हेल्थ की पोर्टल पर जाके। हम्म। ये व्यवस्था जो है,
यूपी हेल्थ के पोर्टल पे अपलोड कराने वाली व्यवस्था भी जो है उत्तर प्रदेश में केवल 3 जनपदों में लागू है, जिनमें एक जिनमें एक नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर भी है, और उसके अलावा आगरा और एक अन्य जनपद है। बाकी जनपदों में ये व्यवस्था जो है वो ऑफलाइन फाइल तैयार होती है, और फाइल तैयार होके वो संबंधित कार्यालय में जाती है, और वहां से वो सीएमओ और सीएमएस ऑफिस के यहाँ परीक्षण के लिए चली जाती है। इसमें सीएमओ और सीएमएस ऑफिस में परीक्षण में दो चीजें होती हैं कि जो 50,000 रुपए से कम की फाइल होती है वो सीएमएस ऑफिस में जाती है, और जो 50,000 रुपए से ऊपर की फाइल होती है वो सीएमओ ऑफिस में जाती है। तो मुझे बताया गया कि ये दोनों जगह फाइलें जो हैं पेंडिंग हैं। तो इस संबंध में मैंने 22 जुलाई को पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह से बात की। उन्होंने तुरंत हम लोगों की बात को सुन के और जिलाधिकारी महोदय से तुरंत बात की और समाधान का आश्वासन मिला। उसके बाद सीएमओ ऑफिस से कुछ फाइलों का निस्तारण प्रारंभ हुआ, और वो गति जो है अभी भी चालू है। लेकिन सीएमएस ऑफिस में स्थिति जैसी की तैसी थी। वहां ये भी बताया गया था हमें कि 12 जुलाई 2024 के बाद सीएमएस ऑफिस में फाइलें लेना बंद कर दिया। अच्छा। इस बात को लेके अभी 4 अगस्त को मैं तथा श्री सेवक राम यादव और श्री अनिल कुमार सिंह तीनों लोग जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से मिले और अपना लिखित प्रत्यावेदन पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने वहां पे ज्ञापित किया। जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बातों को सुन के और त्वरित संज्ञान लेते हुए सीएमओ और सीएमएस दोनों से टेलीफोन पर बात की, और उन्होंने कहा कि ये जो शिकायत आई है इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत है, आरोप है, लिहाजा किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं रघुराज सिंह चौहान और इनके साथियों को आपके पास भेज रहा हूं, और समस्या का समाधान होना चाहिए। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के कहने से हम लोग सीएमओ ऑफिस पहुंचे, और सीएमओ ऑफिस में पहुंच के सीएमओ साहब मीटिंग में थे, तो उन्हें खबर कराई गई और वो तुरंत आए और उन्होंने हम लोगों की समस्या को बड़ी गंभीरता से सुना, और जो कंसर्न बाबू था उसे भी बुला लिया, और उसे निर्देश भी दिए कि 7 दिन से अधिक कोई भी फाइल पुलिस पेंशनर्स की या पेंशनर्स की जिसमें जुडिशियल सर्विसेज के जो पेंशनर्स हैं उनकी भी कोई भी फाइल 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और जिलाधिकारी महोदय इसमें विशेष रूप से रुचि ले रहे हैं, लिहाजा दोबारा कोई इस तरीके की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और सीएमओ साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप हम अभी तक जो भी शिकायत रही अब आगे जो है किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं आएगी, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। चूंकि सीएमओ और सीएमएस ये समकक्ष अधिकारी हैं, और सीएमओ साहब मीटिंग में थे और वहीं सीएमएस भी मीटिंग में थी, तो हमने सीएमओ साहब से अनुरोध किया कि आप सीएमएस महोदया को भी यहीं बुला लें ताकि आपके सामने ही जो है उनसे भी बात कर ली जाए। उन्होंने हमारे दरख्वास्त पे विचार किया और उन्होंने तुरंत सीएमएस महोदया को भी बुला लिया। सीएमएस महोदया से जब हम लोगों ने, सीएमएस महोदया है यहाँ श्रीमती रेणु अग्रवाल, जो काफी समय से यहाँ हैं, और जब वो आई तो जिस तरीके से हमने अपनी समस्या के बारे में, पेंशनर्स की समस्या के बारे में सीएमओ साहब को बताया था, उसी तरीके से हमने उनके सामने भी अपनी बात रखी। उस बात में जो है हमने उन्हें बताया कि आपके कार्यालय में 624 फाइलें पिछली पेंडिंग हैं,
और हम्म, हम्म, 12 जुलाई के बाद आपके यहाँ से फाइलें लेना बंद कर दिया है। हम्म, तो उन्होंने कहा कि ये काम जो है, रियम्बर्समेंट का काम जो है हम्म, वो हमारा काम नहीं है, और हम्म, ये काम जो है हमारे पास एडिशनल है। तो हम्म, एडिशनल काम को हम एडिशनल तरीके से ही जितना समय मिलेगा उसके हिसाब से करेंगे। हम्म, हमने उनसे कहा कि वो ठीक है कि अगर आप इसे एडिशनल समझते हैं तो आप जो है जिलाधिकारी महोदय को लिख के दे दीजिए, और या आप शासन को लिख के दे दीजिए कि साहब ये एडिशनल काम है और हम्म, हम इसे नहीं करेंगे। हम्म, तो उसका समाधान जो है वहां के स्तर से होगा। जी जी। फिर वो कहने लगी फिर वो कहने लगी कि ये फाइल जो है आप पोर्टल पे क्यों चढ़ाते हैं, पोर्टल पे क्यों अपलोड करते हैं। तो मैंने हम्म, उन्हें बताया कि पोर्टल पे अपलोड कराना या न कराना ये शासन के निर्देशों और शासन के आदेशों से होता है, हम्म, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम्म, फिर उन्होंने कहा कि अपलोड कराने से पहले आप जो है फाइल हमारे यहाँ तैयार करके भिजवाइए। हम्म, तो उस पे सेवक राम जी ने उन्हें बताया कि प्रक्रिया ये है कि जब फाइल अपलोड हो जाती है तो उसके बाद जो है पीडीएफ निकलता है। उस पीडीएफ पर जो संबंधित डॉक्टर, जो चिकित्सक जिसके जिसके अधीन हमने चिकित्सा कराई है, हम्म, उस चिकित्सक के साइन होते हैं, और हम्म, उस अस्पताल के जो सीएमएस होते हैं उनके वो काउंटर साइन करते हैं। उसके बाद वो फाइल जो है हम लोग पुलिस कार्यालय में जमा करते हैं, और हम्म, वहां से जमा करने के बाद लगभग 1 सप्ताह उसमें लग जाता है वहां की हम्म, प्रक्रिया पूरे होने में। हम्म, तो वो कहने लगी कि नहीं, ये तो सब ठीक नहीं है, और ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो है आप फाइलें भिजवाइए, और हम जो है 20 आदमी से ज्यादा 20 फाइलों से ज्यादा नहीं करेंगे। और ये बात हमने जो है डीएम साहब को भी बता दी है। तो हमने कहा आप 20 फाइलों का निस्तारण जो है आप करने के लिए कह रहे हैं, चलिए हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें कोई व्यवस्था करें। हम्म, लेकिन लेकिन जो 12 जुलाई के बाद जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं वहाँ हम्म, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, उनका निस्तारण कैसे होगा। तो वो हम्म, बोले कि मुझे कुछ नहीं पता कैसे निस्तारण होगा, मैं जो है 20 फाइलों से ज्यादा निस्तारण नहीं करूंगी, और वो भी तब करूंगी जब जिसकी चिकित्सा हुई है, जो मतलब जो रोगी है वो आएगा और वो अपनी फाइल लेके आएगा तब होगा। तो इस चीज से ये स्पष्ट है कि जो आएगा वो, जो हम लोगों को आशंका है कि वहाँ भ्रष्टाचार के बिना जो है फाइल आगे नहीं बढ़ती, तो जो हम्म, आएगा वो देगा, और उसके बाद जो है तभी फाइल होगी। ये उनका रवैया जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया था, और एक सीएमएस लेवल के अधिकारी से इस तरीके की अपेक्षा नहीं की जा सकती। समस्या समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय ने भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई समाधान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। ठीक ठीक है। आपने पूरी विस्तार से बात कही। अब मैं सेवक राम जी से पूछना चाहूंगा। सर, आप लोग लगातार प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, पब्लिक को डील करते रहे हैं, और जिस तरह की समस्या ये आई है, इसमें कई लोग ऐसे भी मिले होंगे जिनको वास्तव में बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी, और आप लोगों के पास वो आए होंगे, और आप लोग भी इसमें जो व्यवस्था दिख रही है उसमें लाचार दिखे। शिवराम जी। हाँ, देखें विनोद जी हम्म। और सभी साथियों को मेरा आप थोड़ा सा नमस्कार। आगे की तरफ हो जाओ, आवाज कम है थोड़ी सी आपकी। हाँ, थोड़ा सा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हाँ जी। आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है डॉक्टर साहब। जी। हाँ। डॉक्टर साहब, आप श्री रघुराज सिंह जी ने बहुत ही विस्तार से और सत्य सत्य सब हम्म, आपको बता दिया है। हम्म, इसमें मैं सिर्फ यही जोड़ना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ हम्म, पेंशनर्स के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जी जी। मुझे सेवा निवृत्त हुए 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 16वां वर्ष चल रहा है। मैं हम्म, पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के भी और भी साथी या जो सेवारत साथी हैं, हम्म, यथासंभव उनकी सहायता करने का सदा प्रयास करता रहा हूँ। हम्म, अभी जैसे बताया कि हम लोग मिले थे, तो डॉक्टर रेणु जी का जो व्यवहार था वो
बिल्कुल उस स्तर का नहीं था जैसा एक वरिष्ठ चिकित्सक को, और हम लोग सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे साथ जैसा होना चाहिए था बिल्कुल उस स्तर का बिल्कुल भी नहीं था। और दुर्भाग्य की बात इसमें ये और है जो अंत में हुआ कि वो जब हम लोग अपनी समस्याएं रख रहे थे, समस्याएं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे थे, तो वो उठ के चली गई। सीएमओ साहब भी मौजूद थे, अच्छा। सीएमओ श्री शर्मा जी मौजूद थे, और वो उठ के चली गई जब हमने ये प्रयास किया कि आपको मैं पूरी प्रक्रिया समझाने के का प्रयास कर रहा हूं। आप समझिए कि हम लोग अपनी फाइल स्वयं बना के बिना पोर्टल पे सबमिट किए हुए, बिना पोर्टल पे अपने डिटेल डाले हुए मैं पत्रावली लेके आपके यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ये शासन के आदेश हैं। शासन के आदेशानुसार ही हम आगे अपना चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो शासन ने नियम बनाए हैं उनके अनुसार ले रहे हैं, और अभी तक हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। जी जी। ये प्रॉब्लम अभी आना शुरू हुई है, इससे पहले 2 वर्ष पहले भी आई थी प्रॉब्लम। तब उस समय भी हम लोग जो है उस समय के तत्कालीन कमिश्नर महोदय श्री आलोक सिंह सर से मिले थे, और उस समस्या का समाधान मुझे लगता है कि 2 दिन में हो गया था। तब से ये समस्या नहीं आई थी, लेकिन अब पुनः आना शुरू हो गई है। अब उनको जब डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी को ये कहा गया कि आप हम फाइल नहीं लेके आ सकते, तो बोले इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आप फाइल लेके आइए, और 20 लोग मेरे पास आएंगे, मैं 20 फाइलों का एक ही दिन में निस्तारण कर दूंगी। तो उन्हें समझाया कि 20 फाइल हम एक फाइल बनाएंगे, पोर्टल पे हम अपना सारा डिटेल सबमिट करेंगे, कहाँ से इलाज कराया, किस डॉक्टर से इलाज कराया, उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, उन्होंने दवाएं कहाँ से खरीदी, उसके बिल हैं, ये सब सब हम उनको हार्ड कॉपी में निकालेंगे, अपने उस जो जो पोर्टल से हमारे जो उसका प्रोफार्मा निकलता है उसमें सबमिट करेंगे। इसके बाद पूरा भरने के बाद हम सीपी के ऑफिस में जमा करेंगे। तो इस प्रक्रिया में कम से कम 7 दिन का समय लग सकता है, 7 कार्य दिवस का समय लग सकता है, कम से कम 7 दिवस। इसके लिए वो सुनने को तैयार नहीं हुई, और जब अधूरी समस्या मतलब का बिना निदान कराए कोई हल बताए चली गई। हम लोगों ने कहा शासन जैसा कह रहा है हम लोग वैसा ही करते हैं, ये शासन के नियम है, और हम लोग पेंशनर हैं, हमारे हितों की रक्षा करना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो श्री रघुराज सिंह ने आपको विस्तार से बता दिया है। आप और कुछ पूछा? हाँ, एक और बताया, देखिए मैं एक और मुख्य बात बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैं लास्ट अपना जो अंतिम अभी क्षतिपूर्ति इसके मेडिकल चिकित्सा रियम्बर्समेंट प्रदान। के लिए मैंने 21 जुलाई को पोर्टल पे अपना और अपना सबमिट किया मैंने। सबमिट करते ही थोड़ी देर में उसका वहां से अप्रूवल आता है, अप्रूवल आने के बाद हमें उसकी कॉपी निकल आती है, हमारे लैपटॉप से कंप्यूटर से कॉपी निकल आती, उसको हम भरते। तो मैंने 21 तारीख को अपलोड किया और मेरा स्वीकृत हो गया। इसकी सूचना बाकायदा मेरे टेलीफोन के मैसेज में आ गई। अब अभी 4 दिन ही बीते थे, 25 तारीख को हम लोग आ, अपनी पेंशनर्स की मीटिंग, पुलिस पेंशनर्स की मीटिंग कर रहे थे। ठीक उसी समय हमारे में मुझे मैसेज आई कि आपका जो है, जो आपको 21 तारीख को आपने सबमिट किया था, जो क्लेम आपने डाला है वो रिजेक्ट हो गया है। अब आप सोचिए 4 दिन के अंदर मेरी फाइल जो गई पोर्टल पे गई, बिना उसको देखे, बिना उसको समझे, और रिजेक्ट कर दिया। एक बात और बताओ, श्रीमती रेणु जी जब आई थी तो पहला सेंटेंस जब उनके स्टार्ट हुई वार्ता, तो उन्होंने कहा था ये तो पेंशनर्स लोग, अधिकांश लोग फर्जी बिल बना के सबमिट करते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप उसकी जांच करा लीजिए, हम लोग जो आए हैं कि आपको ये तो नजर नहीं आ रहा होगा हम लोग फर्जी हैं, या समस्याएं हमारी फर्जी हैं। तो उनकी ये बात समझ में नहीं आई थी। अब आप देखिए उसमें हमें जो मैसेज मिली है उसमें ये स्पष्ट लिखा है, योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर सच एंड सच, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल रियम्बर्समेंट हैज बीन रिजेक्टेड। अब आगे लिखते हैं, काइंडली गेट इन टच विद द ऑफिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर डिटेल्स, ये लिखते हैं।
अब आप इसका मतलब हुआ अभी मेरी फाइल तो पहुंची नहीं है सीएमओ साहब के यहाँ या सीएमएस के यहाँ, और मैं वहां अकारण वहां पहुंचूं। अभी पत्रावली को पहुंचने में 21 जुलाई से अगर 7 वर्किंग डे लगाए जाए तो मान लीजिए पूरा जुलाई बीत जाएगा संभवतः। अब पत्रावली वो 20 तारीख से 12 जून से ले नहीं रही है, तो मेरी पत्रावली कब पहुंचेगी सीएमएस ऑफिस में या सीएमओ ऑफिस में? ये इतनी विडंबना है कि ये शासन की प्रक्रिया को ना समझना चाहती हैं और ना ही उस पर जो है अमल करके हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराना चाहती हैं। मेरा ये कहना है। कोई और बिंदु आपको पूछना हो तो आप नहीं, मैं आपके उपस्थित पास आपकी जानकारी में ऐसे भी मामले आए होंगे जिसमें जैसे बात कही रघुराज जी ने कि भ्रष्टाचार भी है, वहां पैसा भी लिया गया, और आप लोगों ने शायद सुनील जी को, सीएमओ को शिकायत भी की गई थी किसी की। हाँ बिल्कुल, हमने बताया है उनको कि देखिए हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। स्पष्ट बात हुई है कि बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और हमें शिकायतें मिल रही हैं भ्रष्टाचार की, इसलिए आपसे आए कि आप हम लोगों का इस मामले को समाधान कराएं और भ्रष्टाचार ना हो। स्पष्ट है ये हमारा कहना। और ये अपने अधिकारियों को भी हम लोगों ने बताया था, जो हमारे मौजूदा अधिकारी हैं उनको भी ये बात बताई थी। और मेरे नहीं, अधिकांश लोगों की यही शिकायत है कि वहाँ हम लोगों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हाँ अनिल जी, आप एसोसिएशन के जी उपाध्यक्ष हैं और आप बराबर डील करते हैं, आपके पास भी लोग बताते होंगे, और आप भी बराबर डील कर रहे हैं, जाते हैं सीएम ऑफिस में। किस तरह का अनुभव है जो ये मुद्दा अभी उठ रहा है, जिसमें बात की जा रही है कि वहाँ पे मेडिकल रिइम्बर्समेंट में प्रॉब्लम आ रही है? जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी समस्याओं को लेते हुए ये कदम उठाया है। मेरा कहना यह है कि रघुराज सिंह ने और श्री सेवक राम यादव जी ने जो डिटेल सब भी बता दिया है, जो प्रक्रिया है वो भी बता दी है कि सरकार ने हमको जो प्रक्रिया दी है और उन्होंने पोर्टल का एक इंतजाम किया, हमें पोर्टल पर डाल के हम उसको लेके पहले और तब उसको हार्ड कॉपी निकाल के अपने विभाग के माध्यम से भेजें। कहीं भी ऐसा नहीं होता है जो डायरेक्ट कोई भी पर्टिकुलर आदमी अपनी डायरेक्ट फाइल बना के डायरेक्ट किसी विभाग को भेजता हो। हर विभाग से संबंधित विभाग ही उसकी फाइल को भेजता है, पहला पॉइंट जो सबसे पहले उन्होंने बताया। और जो दूसरी चीज है कि उनके बाबू वगैरह ये सभी जो बताते हैं कि पर्टिकुलर लेके आओ, पर्टिकुलर लेके हम लोग सीनियर सिटीजन, सरकार हमको सुविधाएं दे रही है, सरकार हमको कह रही है सिटीजन के लिए अच्छा व्यवहार किया जाए। उनको सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की जरूरत है, हेल्थ की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन को। कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई 10 साल से रिटायर्ड है, कोई 15 साल से रिटायर्ड है, कोई 8 साल से है, कोई 20 साल से है। तो उनको हेल्थ में ज्यादा जरूरत है, उनको अटेंडेंट भी की जरूरत है, उनके बच्चे कई बार बाहर होते हैं, उनको हेल्प अटेंडेंट की भी जरूरत पड़ती है, बच्चे नहीं होते, बाहरी आदमी को अटेंड करना पड़ता है कि भाई हमको लेके चलो। ऐसी परिस्थिति में यदि सीएम और सीएमएस ये कहे कि पर्टिकुलर हम लेके जाएं, तो कैसे सरकार की व्यवस्था चलेगी? सीएमएस कैसे इस बात को देखेगी कि हम लोग गाड़ियों में दौड़ते रहे, जितना पेमेंट हमने हॉस्पिटल में किया है उस पेमेंट को हम फिर गाड़ियों में घूम के सीएमएस और सीएमओ के चक्कर काट के उस पेमेंट को दोगुना कर दें, तो हमें फायदा क्या होगा कि हमको मेडिकल रिइंबर्समेंट लेने का, जो हम गाड़ियों में तेल फूंक के उतना ही खर्च कर देंगे। आप लोगों ने तो डीएम को भी, पुलिस कमिश्नर को भी, सबको सूचना कर दी, उसके बाद भी सिस्टम नहीं सुधर पा रहा है। नहीं, हमारा जो स्टेप बाय स्टेप चला, हम एक पेंशनर है, पुलिस विभाग से रिटायर है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रहे हैं, हम ये जानते हैं कि सिस्टम कैसा रहता है। हम स्टेप बाय स्टेप अपने पहले कमिश्नर से मिले, कमिश्नर से मिलने के बाद उन्होंने डीएम को फोन किया और डीएम को कहने के बाद क्या कि इस समस्या का सॉल्यूशन करो, ये परेशान है, पेंशनर लोग हैं और ये समस्या इस तरह की भ्रष्टाचार की नहीं आनी चाहिए। हमने उसका वेट किया, 1 हफ्ता वेट, 10 दिन 15 दिन वेट किया। वेट करने के बाद जब समाधान नहीं हुआ तब हम तीनों ही लोग जाके डीएम साहब से मिले और डीएम साहब को अपनी समस्या बताई। डीएम साहब ने हमारे सामने ही सीएम और सीएमएस को फोन किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि ये पेंशन लोग परेशान है, सीनियर सिटीजन है, इनकी समस्या क्यों समाधान नहीं हो रहा है और तुरंत इनका समाधान करिए। आप लोग जब उधर से
सिग्नल मिला कि आप उनको हमारे साथ मिलने के भेज दीजिएगा, तो हम लोग मिलने के लिए गए। अपना इतना कीमती टाइम लेके, और यहाँ नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, इधर से गाड़ियों में घूम घूम के हम तेल खर्च करके और अपने पैसे को भी नहीं ले पा रहे हैं और अधिकारियों के चक्कर काटते रहेंगे, तो हम लोग एक विड़ंबना ही है। सरकार की जो योजना है उनको एक धता बता रही है बिल्कुल। ये एक डॉक्टर जो है, जो सरकार से भी बड़ी हो गई है, डीएम की बात भी नहीं सुन रही है। इसका हम लोग के पास में एक सबसे बड़ा जो चौथा स्तंभ आपका है पत्रकार मीडिया का, उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि हम आपके माध्यम से इसको हम इस बात पूरे रखते सिस्टम हैं। पर जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं एक्स सीएमएस और सीएमओ भी रहे हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, जो स्वास्थ्य विभाग में नोएडा में भी हेल्थ अफसर रहे और काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। डॉक्टर साहब, जो ये आपने सुना पूरा पेंशनर्स का, ये क्योंकि खाली पुलिस का ही नहीं, सभी पेंशनर्स का जो मेडिकल रियम्बर्समेंट की वो प्रॉब्लम आती है, आपकी नजर में ये टेक्निकल दिक्कत कहाँ है और इसका समाधान कैसे हो सकता है? जो बातें आपने देखी, क्या आपकी नजर में किस तरीके से हो सकता है? जी धन्यवाद विनोद जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस डिबेट में, इस चर्चा पर। मेरी आवाज पहुंच रही है सबको? आई एम श्योर। हाँ, थोड़ी सी जी तेज, जी। थोड़ी सी आगे को जाओ। हाँ, और तेज बोल देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले अगर एक अनुमति दें, क्योंकि मैं समस्या तो समझ गया हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता, बिकॉज मैं भी इत्तेफाक से उसी श्रेणी में हूँ जिसमें ये तीन बंधु हैं मेरे, हाँ, अनिल यादव जी और रघुराज जी, ठीक है। हाँ, हम तीनों, मैं भी इत्तेफाक से पेंशनरी हूँ, 11 साल मुझे भी हो गए रिटायर। हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कोई अब पदासीन हूँ और मैं हाँ, उन परेशानियों को नहीं समझता जो इन तीन लोगों, जो तीन हाँ, या ऐसे 622 या 400 लोग जो भी इसको परेशानी झेल रहे हैं। हाँ, मैं इन तीनों में से एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, 2 मिनट के लिए केवल, हाँ, कि जो, क्योंकि जब मैं रिटायर हुआ उस समय जो चिकित्सा नियमावली थी उसमें काफी इत्तेफाक से उसी समय परिवर्तन हुआ था 2011 में, हाँ, लेकिन उसके बाद से पोर्टल वाली व्यवस्था तो और भी शायद 4-5 साल बाद आई है। इन हाँ, तीनों में से कोई जिसको पूरी जानकारी हो, कृपया 3 मिनट में मुझे उस सिस्टम को बता दें कि कैसे आप उसको शुरुआत करते हैं। जैसे ही आपने चिकित्सा, आप अस्पताल से अपना ट्रीटमेंट करा के निकले, बिल निकले, और उसके बाद से उसकी क्या प्रक्रिया है उनके विभाग में, चिकित्सा विभाग में, पोर्टल पर, वो स्टेप वाइज अगर इन तीनों में से जो मुझे सबसे अच्छा बता पाएगा तो शायद मैं उसका समाधान तुरंत बता पाऊंगा। देखो मैं समझ पा रहा हूँ इसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो मेरी जानकारी है, मेरा ज्ञान है, वो कहता है कि इसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत है बीच में, क्योंकि हाँ, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक वो हाँ, पीड़ित हमारे जैसा, यादव जी जैसा, रघुराज जी जैसा, नंबर 1। दूसरा वो विभाग जिससे हम आए हैं, और तीसरा चिकित्सा विभाग जहाँ ये पूर्ति के लिए जाता है। हाँ, इस ये और वो जो मैं समझा हूँ उसके हिसाब से तो अगर देखेंगे तो ऑनलाइन सारी चीजें सबमिट हो रही हैं, और जब आपने नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं उसके बाद वो मैनुअली क्यों मंगा रहे हैं वहां पे कागज? ये बात है। उसका 3 विभागों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, और जितनी मेरी जानकारी है, संभवतः वर्तमान चिकित्सा नियमावली में बड़ा स्पष्ट है। सब सब अपने अपने उसमें बंधे हुए हैं कि वो हाँ, कितने समय में उनको अपना काम पूरा करना होगा, चाहे वो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे हम, वो पीड़ित हम्म, व्यक्ति जो है। इस सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है। किसी एक विभाग ने फाइल को 15 दिन रोक लिया, किसी ने 4 ही दिन रोक लिया, जैसे वो कह रहे 4 दिन में रिजेक्ट कर दिया। सवाल ही नहीं, 4 दिन में रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, कोई नियम नहीं ऐसा कहता। उनको एक इस मुद्दे पर जानना चाहूंगा रघुराज जी, जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से अपनाई जाती है इसमें मेडिकल रिइंबर्समेंट में, वो जरा एक बार समझाइए, ताकि ये पूरी प्रोसीजर समझने के बाद कहाँ फॉल्ट है सिस्टम में फॉल्ट उसको फॉल्ट बताया जा फाइंडिंग सके, और पता जो हो। समस्या का समाधान है उसको स्थायी रूप से कराया जा सके। रघुराज जी। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो पहले प्रक्रिया थी कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वो अपना रेफर स्लिप तैयार कराता था। लेकिन अब वो प्रक्रिया जो है लगभग समाप्त है। और अब जैसे जैसे मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे जो है किसी अस्पताल में जाना है, तो मैं वहाँ भर्ती होने से पहले अपना इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ। डॉक्टर जो जो कंसर्निंग डॉक्टर होगा, कंसल्टेंट, वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनाएगा, और इमरजेंसी सर्टिफिकेट के आधार पर हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम उसी हॉस्पिटल से ही या 30 दिन के अंदर अगर हम एडमिट हुए हैं तो उसकी सूचना संबंधित पुलिस अधीक्षक
या संबंधित विभाग अध्यक्ष को दे दी जाती है। और उसके बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वहां से जो पेपर्स वगैरह मिलते हैं हॉस्पिटल से, जिसमें जिसमें ये डिस्चार्ज समरी होती है और बिल वाउचर होते हैं, वो सारे के सारे हॉस्पिटल से वेरीफाई करा के और उसके बाद हम यूपी हेल्थ के पोर्टल पे जाते हैं। यूपी हेल्थ के पोर्टल पे जाके हम जितने बिल वाउचर हैं उन सबको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद में वहां से एक पीडीएफ निकलता है और उस पीडीएफ में तीन तरीके के फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है जिसमें हमें मतलब किसी भी रोगी को जैसे मैं ही रोगी हूं तो उसमें वो मेरा एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म होगा, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पे मुझे अपने साइन करने होते हैं। दूसरा फॉर्म जो होता है वो उसमें जो जिस डॉक्टर से हमने इलाज कराया है उस डॉक्टर के लिए होता है, और उस डॉक्टर के बाद में उसी उसी हॉस्पिटल के जो चिकित्सा अधीक्षक होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। ये पूरी फाइल बना के हम पुलिस कार्यालय में भर्ती कर वो जमा करते हैं, और पुलिस कार्यालय में जमा होने के बाद फाइल उस पर खुलती है। फाइल खुलने के बाद वो सीएमओ या सीएमएस ऑफिस में परीक्षण के लिए जाती है। सॉरी, बीच में इंटरप्ट करूंगा, बीच में जी। इंटरप्ट करूंगा। इस पर आपके अपलोड करने के बाद और फिर आपके विभाग पर पहुंचने और विभाग द्वारा उसको वापस चिकित्सा भेजने के लिए, इसके लिए कोई समय निर्धारित है शासन से स्पष्ट? नहीं, कोई समय इसमें कोई किसी तरीके का समय नहीं है। और पहले जो है ये था, जब तक ऑफलाइन हुआ करता था तो उस समय तक ये व्यवस्था थी कि कोई भी ये चिकित्सा प्रतिपूर्ति का कोई भी बिल 3 महीने के अंदर संबंधित विभाग को सबमिट हो जाना चाहिए। और अब भी वही नियम है कि 3 महीने के अंदर संबंधित विभाग को के उसमें जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए। जब वो सबमिट हो जाता है, हमारी फाइल जब सबमिट हो जाती है तो वहाँ एक फाइल खुलती है। उस फाइल पे एक फॉर्मेलिटी है, वो वहाँ जो भी एसीपी वगैरह होते हैं वो उसमें ओपन फाइल करके और सिग्नेचर कर देते हैं। वो फाइल जो है अगर 50,000 रुपए से कम की फाइल है तो वो सीएमएस ऑफिस चली जाती है, और 50,000 रुपए से ऊपर की फाइल है तो वो सीएमओ ऑफिस चली जाती है। लेकिन एसीपी के या उस विभाग पर कोई बंधन नहीं है, उसको 1 दिन रखे या 1 साल रखे रहे फाइल? कोई बंधन नहीं है, बंधन है। वो यही तो मैं कह रहा हूँ जानना। हाँ, वो बंधन ये है कि जैसे ही फाइल वहां पहुंचती है उस फाइल को 3 दिन के अंदर उस पर पूरी प्रक्रिया होके और सीएमएस ऑफिस या सीएमओ ऑफिस वहां पहुंच जानी चाहिए। और 3 दिन इसमें कभी कभी देरी हो जाती है तो वो 1 सप्ताह का टाइम लग जाता है, क्योंकि एक फाइल नहीं होती है, जितनी फाइलें आती हैं उन सारी फाइलों को इकट्ठा करके वो 1 सप्ताह के अंदर फाइल जो है वो वहां भिजवा दी जाती है। एक तो व्यवस्था ये है। दूसरी जो ऑनलाइन जो पोर्टल पे हमने जो अपलोड किया है वो सेम डे यूपी हेल्थ में चला जाता है। और चूंकि उसमें हमारा ट्रेजरी कोड पड़ा होता है, गौतम बुद्ध नगर का ट्रेजरी कोड जो है वो 7600 है, तो वो गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ और सीएमएस के लिए ऑटोमेटिकली रेफर हो जाती है। इसमें ये व्यवस्था जो है, पोर्टल वाली व्यवस्था जो है, ये केवल उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में है। एक गौतम बुद्ध नगर में, एक आगरा में, एक अन्य। अभी तो हम नोएडा से कंसर्न है। जी। अच्छा, अब जब नोएडा के सीएमओ या सीएमएस की फाइल पहुंच गई तो एक मतलब सिटीजन चार्टर भी होता है, और सिटीजन चार्टर के तहत जो है वो फाइल जो है विलंबतम 15 दिन के अंदर वापस आ जानी चाहिए। लेकिन उनके वो लिए भी बंधन होगा कि इतने? बिल्कुल बंधन है, बिल्कुल बंधन है, नियमावली में बंधन होगा ना उनके लिए भी कि बंधन है 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, हाँ 3 महीने के अंदर बिल पेमेंट हो जाना चाहिए कम से कम। 3 महीने के स्वास्थ्य विभाग करता है कि आपका विभाग करता है? या नहीं, बिल पेमेंट जो है जिस तरीके से फाइल पुलिस विभाग से या अन्य विभाग से
सीएमओ या सीएमएस ऑफिस जाती है, वहां वहां वो परीक्षण करने के बाद उस फाइल को उसी विभाग को वापस कर देते हैं। वहां पे करते हैं। पेमेंट ऑर्डर बनता, हाँ वहां पे वो पेमेंट ऑर्डर बनता है, और पेमेंट ऑर्डर बन के फिर ट्रेजरी में जाता है, और फिर ठीक ठीक ट्रेजरी ठीक उसका पेमेंट करती है। दिस इज द ठीक, समझ प्रोसीजर। गया। ठीक है रघुराज जी, इसका मतलब हाँ ये डॉक्टर स्पष्ट है साहब, कि अब आप पोर्टल पे बताइए इस जितना पूरी मैं, प्रक्रिया में क्या है। विनोद जी सिर्फ एक, मैं एक बार इसकी पुष्टि कर लूं। इसका मतलब ये हो कि पोर्टल पर अपलोड करने के बाद आपने अपने विभाग को सूचित किया, विभाग के लिए एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा में उसको वापस चिकित्सा विभाग को भेज देना चाहिए। क्योंकि वो एक फाइल नहीं भेजते तो जनरली 4 5 6 8 10 जो भी इकट्ठा हो जाती है उनको चिकित्सा को भेजते हैं, फिर चिकित्सा के लिए भी एक बंधन है। लेकिन आपका कहना 3 महीने का, मुझे लगता है और कम जी होना चाहिए, 3 महीने का नहीं, नहीं होगा। 3 महीने का वहां का नहीं है, ये 15 दिन हाँ के अंदर वहां से वापस आनी चाहिए। वही तीन मैं कह रहा महीने में तो हूँ। हाँ 3 महीने में तो पूरी प्रक्रिया पूरी होनी पूरी है। प्रक्रिया का भुगतान है। ठीक, समझ गया जी ठीक, मैं समझ गया समझ गया। विनोद जी, जितना मैं हाँ समझा हूँ इन जी जी। महानुभाव सभी लोगों की से जानकारी करके, देखिए मैं भ्रष्टाचार पर तो कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सीधा ना तो मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें, न मेरा कुछ है। इत्तेफाक से मुझे इस रिटायरमेंट के इस 11 साल में एक बार मुझे अपने लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जरूरत पड़ी। मुझे लगता था कि संभवतः मैं इसी विभाग से हूँ तो मुझे जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको अवॉइड करके मेरा जो अपना पर्सनल इंश्योरेंस था मैंने उससे अपना अपोलो में जाकर के अपना इलाज करा लिया। 2 लाख से ऊपर का बिल था, उसी से करा लिया। विभाग की तरफ गया ही नहीं क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल, और जटिल से ज्यादा उसको फॉलो अप करने की जरूरत है। जो रघुराज जी जैसे लोगों को या मेरे जैसे लोगों को तो सिर्फ जब पोर्टल पे हमने अपलोड कर दिया, हमारा रोल उसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद ये जिम्मेदारी होती है हमारे पेरेंट विभाग की, यानी पुलिस विभाग की अगर रघुराज जी का केस है, और या मैं हूँ चिकित्सा। इत्तेफाक से मेरे केस में मेरा पेरेंट विभाग भी चिकित्सा ही है और मेरा बिल भी चिकित्सा को ही जाएगा। जी ठीक है ना? तो ये प्रक्रिया में मैंने इत्तेफाक से जब आपका विनोद जी आज फोन आया तो मैंने 1 2 लोगों से जानकारी करने की कोशिश की कि क्या गड़बड़ है, कहाँ डिले होती है। स्वाभाविक है, जो आदमी डिले करता है वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, उसको उसके अपने डिफेंस होंगे, उसके अपने तर्क होंगे, नहीं रघुराज जी? जी अब नहीं मैं इतनी सर। दूर बैठा हूँ जी टेलीफोन पर बैठ करके, मैं चूंकि मैं कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ, नहीं तो और 50 में तर्क दे सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों है, जी ऐसा जी क्यों है। लेकिन जी मैंने जी जानने की कोशिश की तो उनके अपने तर्क हैं कि साहब हमारे पास आता ही इतना लेट है। जितना विनोद जी, एक चीज और जानूंगा कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी के यहाँ से होती है कोई संभवतः, जिसकी चर्चा रघुराज जी ने नहीं करी। इसकी जो समय सीमा की मॉनिटरिंग है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, मुख्यमंत्री के यहाँ होती है उस पोर्टल से। तो ये इन मतलब मैं चिकित्सा विभाग की बात कर रहा हूँ, मैंने पुलिस विभाग को छेड़ा ही नहीं है या किसी अन्य विभाग की कि उनके स्तर पर डिले हो रही है तो उनकी मॉनिटरिंग होती भी है कि नहीं होती। चिकित्सा विभाग वालों ने मुझे बताया कि सर वो ऑलरेडी चूंकि डिले हो रहा होता है तो उस डिले को अवॉइड करने के लिए ये अपने लेवल पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि सर हमारे पास फाइल ही नहीं आई और पोर्टल पर अपलोड हो गया, वो समय सीमा खत्म हो गई, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। जैसा शायद यादव जी की बात से मुझे लगा जो इन्होंने कहा, हालांकि 4 दिन में रिजेक्ट कर दिया इसका कोई तर्क नहीं बनता, कोई तुक भी नहीं होता, लेकिन अब किया तो क्या, चूंकि जब डीप जाएंगे उसमें। डॉक्टर रेणु डॉक्टर अग्रवाल साहब, इत्तेफाक मैं से, एक यादव जी बीच में मैं अपनी आपको बात इंटरप्ट, पूरी कर, अच्छा चलिए आप चलिए। मैं जी बीच बोलिए। में, ये चूंकि जुड़ी हुई बात है डॉक्टर साहब, उसमें जी ये बात है कि मेरी पत्रावली अभी पहुंची ही नहीं उनके यहाँ, यही मैं और कह रहा हूँ, उन्होंने कैसे कैसे रिजेक्ट कर कर दिया। दी। नहीं, हाँ रिजेक्ट यही कर मैं दी। कह, मैं खुद वो ही ये क्यों कह रहा हूँ कर कि हाँ, वो ये मैं क्यों खुद ही ये करती कह वो रहा हूँ। बता रहा हूँ मैं आपको, वो क्यों हाँ, करते हैं रिजेक्ट, वो बता हाँ, रहा हूँ। वो जी इसलिए रिजेक्ट करते हैं ताकि पोर्टल पर न दिखाई दे कि हमारे यहाँ इतनी एग्जैक्टली। पेंडेंसी है। विनोद जी आप समझ गए नहीं ना नहीं मेरी नहीं बात? नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अच्छा यहाँ जी पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी जी आ, जी आप आप इसे आप जो जुड़े है, नहीं है? आप इसमें अरे उस नहीं, वर्जन लिंक को कनेक्ट कर बता रहा हूँ रहे मैं, हैं देता आपको लिंक जो दोबारा जो सीएमओ और सीएमएस ने बंद करके बताया। दोबारा से लिंक करो। हाँ, मैं लेकिन तो खुद ही वही कह इसके रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं सर, अब मैं जुड़ गए आपकी आप, बात नहीं कैसे कर रहा हूँ, रहेगा? मैं यादव जी की जी बात कर रहा हूँ। दोबारा से लिंक जी भेजता जी हूँ मैं आपको। यादव जी जो हैं वो, चूंकि यादव जी को अभी जो है इस भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ा, तो इसलिए वो जो सीएमओ और सीएमएस ने बता दिया उस बात को सही मान लिया उन्होंने। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये रिजेक्ट होने के बाद, जब मेरी ही फाइल अगर रिजेक्ट हो जाएगी, मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि मेरी फाइल रिजेक्ट हो गई, और मेरी 1 लाख रुपए की फाइल है या 50,000 रुपए की फाइल है या 10,000 रुपए की फाइल है, तो मेरे लिए जो है ये होगा कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पेंशन से, अपनी तनख्वाह से, अपने संसाधनों से अपना इलाज कराया, और उसकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति मुझे नहीं मिल पा रही,
तो मैं जो है कांटेक्ट करूंगा संबंधित विभाग में, संबंधित विभाग से मतलब सीएमओ सीएमएस ऑफिस में, और जब मैं वहां कांटेक्ट करूंगा तो वहां कहा जाएगा कि आप चिंता मत करिए, आपकी फाइल जो है हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो खेल होगा वो होगा। नहीं, ये अगर ये रिजेक्ट हो गई तो फिर कैसे वो दोबारा उसको ले वो सकते हैं? वही हो रहा है। वो अच्छा, कल चल, जब मैं मैं वो जब मैं आपकी सर मैं समझ गया, एक नरोगा जी, समझ नहीं गया, नहीं समझ गया। सर, एक सेकंड सुन लीजिए, पूरी बात सुन जी लीजिए। जी जी जी। जब रेणु अग्रवाल जी से जब रेणु अग्रवाल जी से सेवक राम यादव जी का केस रखा गया, तो हम्म उन्होंने उन्होंने सीएमओ साहब की तरफ को इशारा करके कहा कि आप भी तो रिजेक्ट करते हैं। तो हम्म मतलब उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये रिजेक्ट करते हैं, लेकिन लेकिन पोर्टल पर रिजेक्ट हो जाती है, वो फाइल जो है वो जिंदा रहती है। वो फाइल फाइल जो है, ऐसे कई मामले हैं जिनमें पोर्टल पर रिजेक्ट होने के बाद वो फाइल जो है सरवाइव करी, और सरवाइव करने के बाद उसका पेमेंट हुआ। और वो पेमेंट कैसे हुआ, इस पे मैं समझ गहराई गया, में हाँ। नहीं समझ गया, मैं आपका इशारा समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। सो विनोद जी, जो मैं कह रहा था उसमें यही है कि देखिए, जो इनकी बात से लग रहा है तो इससे बड़ा तो भ्रष्टाचार का कोई नमूना हो ही नहीं सकता। तो बड़ा क्लियर कट केस है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसमें कोई कंफ्यूजन की भी जरूरत नहीं। इसी एक केस को पकड़ लीजिए, कर दीजिए, उनके बाप दादा सब लद जाएंगे उसमें। नहीं सर, डॉक्टर साहब, इसी एक केस को इसी एक केस को मैं पकड़ यहाँ लीजिए ना। अगर आप हाँ, इतना, क्योंकि नियमों से बढ़कर कोई भी देखिए अधिकारी इतने आसानी से नहीं कर सकता कि पोर्टल पे भी रिजेक्ट कर दे और मैनुअली उसको कर भी दे। जी जी। लेकिन आप कह मैं रहे कि मैं ऐसा हो रहा है, मैं तो इससे मैं बड़ा तो मैं भ्रष्टाचार का कोई ना। मेरा एक और सबमिशन है इसमें। जी मेरा जी एक और सबमिशन है कि जी। हम लोग जो है रिटायर्ड आदमी हैं, हम्म, 70 साल, 60 साल, 65 साल से ज्यादा उम्र के सभी हैं। जी तो जी जी। हम केवल समाधान के लिए गए थे। नहीं नहीं, हम लेकिन समस्या अगर बड़ा इतना, अगर अगर नहीं नहीं, आप समझिए था कि एक समाधान की भी एक सीमा होती है ना रघुराज। हाँ अगर एक सीमा के बाद कोई हमको इतना तंग कर रहा है और जी बिल्कुल नियमों को ताक पे रख करके अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो इससे जी। बड़ा भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता अब ना। अब मैं ये कह अब रहा था। अब अब इसमें अब अब अगला इसमें स्टेप अब यही इसमें होगा। अब इसमें विनोद समझ जी। लीजिए, अब इसमें समझ लीजिए कि विकल्प सभी खुले हुए हैं, हाँ। हाँ, विकल्प नहीं सभी वो खुले हुए हैं। देखिए, आप लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा था लेकिन कि इसमें कहीं जी ना कहीं, विनोद जी, मैं इसमें कह रहा था कहीं ना कहीं इसमें मेरा अब भी मानना है कि जी चूंकि इत्तेफाक से रेणु अग्रवाल मेरे अधीन काम कर चुकी हैं, और आज से नहीं, मैं उनको संभवतः 2003 से जानता हूँ, कितने 21 साल हो गए मेरे अधीन वो इसी यहाँ ही काम कर चुकी हैं। तो लेकिन इंसान को परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। जो आज कल तक बड़ा अच्छा था वो आज बहुत खराब हो सकता है। तो उस पर न टिप्पणी करते हुए मुझे लगता है एक बार कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है किन्हीं किन्हीं बीचों में, क्योंकि उसको लेकिन अगर अब ठीक कर लिया जाए विनोद इसमें जी। मैं बीच में जरूर ये पूछूंगा कि जी आपकी नजर में समाधान क्या हाँ। है इसका, और किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को सुधारा जा सकता है डॉक्टर साहब। मतलब एक व्यवहारिक रूप से हम देखा जाए न, तो उसमें क्या एसओपी बननी चाहिए, या कोई इस तरह का सिस्टम हो जो एक मतलब एक एमबीबीएस डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर ही नियुक्त हो पुलिस डिपार्टमेंट में, या जहां जहां डिपार्टमेंट है वहां पे उससे मेडिकल अफसर की उस नियुक्ति हो। किस तरीके से हो सकता है इसका निपटारा जी। नहीं 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 नहीं, इतने इतने बड़े प्रदेश में एक एक विभाग में मेरे ख्याल से कम से कम 50-60 विभाग तो होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के इसी जिले में जी अकेले। तो जी 60 विभागों में 60 डॉक्टर तैनात करना, उनको अपने अस्पताल में तो 4 डॉक्टर मिलते नहीं। तो प्रदेश एक एक जिले में 60-60 खाली, वो तो बड़ा अव्यवहारिक है। लेकिन नहीं नहीं इन्हीं नहीं, नियमों में डॉक्टर साहब जी विनोद जी का जो कहना है वो जी ये है कि अन्य जनपदों में पुलिस विभाग में, अन्य जनपदों में एक पुलिस हॉस्पिटल होता है, और उस पुलिस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की नियुक्ति होती है। वो हम्म, वो पुलिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अगर वहां नियुक्त होते हैं, तो जो जो 50,000 रुपए से कम के जो बिल होते हैं, वो पुलिस हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं उनका निपटारा कर देते हैं। लिहाजा सीएमएस ऑफिस पे बर्डन भी कम हो जाता है, और पुलिस की समस्या का समाधान भी हो जाता है। हाँ, ये एक ये अच्छा अन्य समाधान है, लेकिन ये केवल हाँ पुलिस के लिए होगा ना। अन्य हाँ, ये विभागों की केवल तो पुलिस के समस्याएं लिए। फिर भी बनी रहेंगी ना। जी 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 अन्य जी विभागों की समस्याएं तो केवल आप ही पीड़ित नहीं, इत्तेफाक से आप आज अपना दुख दर्द लेके विनोद जी के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, लेकिन और 40 जी। विभाग भी तो है ना, राजस्व भी है, फलाना भी है, खाद्य भी है, और बिजली भी है, सबके बिल इसी तरह आते होंगे। तो सब खैर सबके वो इसी मुद्दा नहीं। तरीके से आते हैं।
सबके क्या इसी आते हैं वो तरीके तो? से आते हैं। अरे हमारे और अपने खुद जाते हैं, हमारे अपने, हम और तो उसी विभाग से हैं, हमारे जी भी उसी जी प्रक्रिया से जाते हैं। और सौभाग्य सौभाग्य से चूंकि मैं गौतम बुद्ध नगर पेंशनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरे 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 पास सभी विभागों के चलिए, अच्छा, मुझे कोई कष्ट होगा तो मैं आप ही से आके मिलूंगा। डॉक्टर साहब मैं आपका आप मेरे भी अध्यक्ष हैं, आप मेरे भी अध्यक्ष हैं। थैंक यू सर, विनोद जी ने थैंक आज यू। अच्छा परिचय करा दिया मेरा, तो आपका निश्चित तौर आपका पर। स्वागत है, आपका नहीं, स्वागत थैंक है। यू वेरी मच। अच्छा, दूसरे जी मैं विनोद जी से आपका नंबर भी ले लूंगा और आपको हाँ, ग्रुप में जोड़ भी लूंगा। बट विनोद जी, एक बार इस कम्युनिकेशन, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है। अभी एक बार अगर ठंडे डॉक्टर साहब दिमाग अभी से सब हाँ, लोग मिल करके, सेवक पुलिस राम जी के कुछ लोग भी, कहना चाह रहे हैं, चिकित्सा। सेवक राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं ये जी कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की वार्ता हो चुकी है जी। और हम लोग जो डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आ रहा, व्यक्तिगत रूप से आपको बैठ के समझा देंगे पूरा कि कहाँ नहीं नहीं, गड़बड़ हो मुझे रही है और करना नहीं ना कैसे सर, गड़बड़ हो रही मैं तो आपके दर्द में उतना ही शामिल हूँ जितना मैं, मतलब मैं भी आज है। इत्तेफाक देखो से क्योंकि पीड़ित नहीं हूँ। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य वो आज ये दर्द है ही शेयर कि करेंगे इस आपके साथ। समस्या का कोई अगर समाधान मुझे ढूंढा समय जाए जो आपके नजर में हो कि इसका अगर समाधान कैसे मुझे हो। समय मेरी नजर में तो, अगर जो मुझे मैं अपनी बात कहूँ, डॉक्टर साहब मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर एक समन्वय समिति बने, या तो एग्जैक्ट। जैसे कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होता है, तो जिला अस्पताल और पुलिस कमिश्नर मिलके या डीएम मिलके कमेटी बने, और उस कमेटी की हर महीने मीटिंग हो जिसमें रिव्यू हो कि भाई कितनी केस आए, कितनी एप्लीकेशन आई, कितने का समाधान हुआ। और उससे ये पता लगेगा, क्योंकि देखो जो गंभीर बात हुई है कि 2022 से 600 फाइलें अगर पेंडिंग पड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं समन्वय की दिक्कत पुलिस में और जो मेडिकल डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में है। और जो आम आदमी है, जो जिसकी फाइलें हैं, वो तो परेशान है। उसके लिए कोऑर्डिनेशन में पुलिस का और मेडिकल का एक कोऑर्डिनेशन ऑफिसर अगर होगा, तो आप लोग जैसे हेल्प डेस्क होती है ना, इस तरह के हेल्प डेस्क एक वहां भी बने, एक यहाँ भी बने, ताकि आपको तीसरे के पास जाना ही ना पड़े, जो मैं देखिए एक समझाऊंगा अपना। बात, क्यों रघुराज जी? जी विनोद जी, हम लोग समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से ही गए थे। हाँ। और इसीलिए हमने अपनी समस्या को मतलब स्टेप बाय स्टेप चले हम। और नहीं नहीं, ठीक है हाँ जी। विनोद जी, आपको सर, मेरे ख्याल से आपको सर, अगर आप लोग मुझे अनुमति दें हाँ। तो एक बार तो मैं खुद पहले अपने स्तर से प्रयास, चूंकि मैं रेणु अग्रवाल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने कहा ना 21 साल से जानता हूँ। आप लोग तो उनको एज अधिकारी जानते हैं, मैं उनको एज अपने माताहत भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक बार जरूर मिल करके उनसे भी हाँ, उनका पक्ष भी आप बात कर लीजिए। जानना और चाहूंगा अभी कि आप किस बात कर किस लेवल पे लीजिए। गड़बड़, हाँ, किस लेवल पे गड़बड़ है, आप कहाँ बात है। कर लीजिए। और फिर आप लोगों से एक बार फिर मैं चर्चा करके तब शायद, जी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई ऐसी समस्या ही नहीं जिसका समाधान ना हो सके, जी 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 ठीक है ना। ये और कोई बहुत जहां बड़ी तक समस्या भ्रष्टाचार नहीं की है। बात है, तो भ्रष्टाचार तो अगर इतना ऑब्वियस है कि फाइल पर पैसा लिया जा रहा है या बिना उसके लिया जा रहा है, तो भी निश्चित तौर पर तो बड़ा गंभीर है। उस पर मैं कोई न टिप्पणी करूंगा, न उसमें अपनी तरफ से मैं इंटरवीन करूंगा कि भाई लो भाई, रघुराज जी की फाइल निपटा लो आज के 5% समय में की उसका बजाय समाधान 3%। पब्लिक के पास है, उसका समाधान पब्लिक के पास है आज हाँ, के तो समय में। वो अपने स्तर से हर आदमी स्वतंत्र है हाँ, अपना करने के लिए, ठीक बात। तो ये नहीं बिल्कुल डॉक्टर सही बात। साहब, मुझे जी। मुझे खुशी होगी कि आप व्यक्तिगत रूप से उनको अगर मिल लें और उनको समझा दें। सच में मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी निपटा सकती है समस्या को। समस्या है नहीं, समस्या बनाई गई है। देखिए, जिस तरीके ये तो सही है रघुराज जी की उस महिला के ऊपर वर्कलोड बहुत है। नहीं, 3.5 डॉक्टर साहब, 4 ये हजार मरीज जिस हाँ, अस्पताल में आता हो, कुल 35 डॉक्टर बैठे हों, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह का प्रेशर वहां है। मैं तो जब यहाँ बिल्कुल। सीएमएस था, कुल मैं 1,500 मरीज आता था, आज 3,500-4,000 मरीज आता है। और स्वाभाविक है, सबकी अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। डॉक्टर साहब, तो उस, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इससे उनको ये माफी नहीं मिल जाती कि वो किसी के काम में डिले करें, ठीक है ना। मेरा अनुरोध सुन लीजिए डॉक्टर साहब। जी मैं आपकी जी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वर्कलोड ज्यादा होगा, लेकिन वर्कलोड जो है सीएमओ के ऊपर भी बहुत होगा है। लेकिन सीएमओ साहब ने जिस तरीके से मामले को हैंडल किया और समाधान का प्रयास किया, अगर यही प्रयास जो है उनकी तरफ से हो गया होता, हाँ, तो या शायद ये नौबत नहीं आती जो आज आप, ठीक है, या आई दो एग्री। शब्द भी जो है, दो शब्द भी इस बात के कह देते, जैसे सीएमओ साहब ने कहा कि आज के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, मैं आश्वासन देता हूं।
अगर रेणु अग्रवाल जी ये 2 शब्द भी कह देते शायद कह तो देते शायद मैं अरे भैया बात ही यहाँ तक बढ़ गई है ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप। ये कम्युनिकेशन गैप का मतलब विभागी ही नहीं, ये हमारा जी एक दूसरे से आपसे नमस्ते करना, एक दूसरे को घूर के देखना, मोहब्बत से देखना, ये भी सब कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। जी तो इसमें कमी तो है ही निश्चित तौर पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट देखिए, मुझे अगर समय मिलता है तो मैं कभी किसी दिन जाके उनसे एक बार स्वयं चर्चा करूंगा, तभी मैं कुछ शायद तो बता पाऊंगा, क्योंकि जी ये जी जी प्रॉब्लम जी तो सीरियस प्रॉब्लम है और हम सब लोगों को सभी उससे पीड़ित हैं। विनोद जी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म निकाल करके इसको कम से कम संज्ञान में ला रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि खैर अब ये भी कहने से कोई फायदा नहीं कि जो पैसे दे रहे हैं वो क्यों पैसे दे रहे हैं, उनको नहीं देना चाहिए। तो सब तरह नहीं, के मैं लोगों मैं को मैंने मैंने मेरा मेरा एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य से स्पष्ट रूप से कहना है, और कि किसी भी व्यक्ति को एक नया पैसा घूस के रूप में नहीं दिया जाए। नहीं, और ठीक बात। देखिए, मेरी कोई फाइल नहीं है इसमें, मेरा कोई मामला नहीं है, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी मामले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का समाधान करने का प्रयास जो है वो मेरे लिए आवश्यक है। वैसे रघुराज जी, मैं पुलिस का भी डॉक्टर रहा हूँ। सर 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 गाजियाबाद सर गाजियाबाद का पुलिस अस्पताल मेरा ही खोला हुआ है, सबसे पहला जी डॉक्टर जी गाजियाबाद के पुलिस अस्पताल जी का जी 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 मेरे जी हाथों से जी खुला है वो पुलिस का अस्पताल, जी जी सन जी जी 82 में, 83 में। जी 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 तो इसलिए जी पुलिस से तो मुझे इतना स्नेह मिला है सर। मेरी बल्कि सच बात जी है, मैं डॉक्टर का मुझे अफसर बना दिया नहीं पुलिस वालों ने, नहीं तो मैं तो अच्छा खासा डॉक्टर था। जी ऐसी शहर में कहीं सिलेंडर नहीं मिलता था, लेकिन डॉक्टर साहब के घर पे सिलेंडर जरूर आना चाहिए, क्योंकि जी कप्तान जी साहब से दोस्त थे डॉक्टर साहब। जी 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 तो जी मेरा तो जीवन ही बदल दिया आप लोगों ने। तो जी मेरा तो जी विशेष मोहब्बत है, और आज भी ट्रैफिक वाले कभी पकड़ लेते हैं भूले भटके, अगर ये परिचय दे दूं कि मैं पुलिस का जी डॉक्टर रहा हूँ, तो रिटायरमेंट के 11 साल बाद भी जयंत साहब कहते हैं, मुझे दाएं बाएं से छोड़ दिए थे, बोले सर पुलिस में रहा। डॉक्टर साहब, यहीं पे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी जी तो नौकरी जो है वो डॉक्टर और मजिस्ट्रेट, इन दो की ही वजह से बची रही, अन्यथा जो है पता नहीं क्या हो जाता। नहीं नहीं, ये यहाँ जो यहाँ आपका यहाँ वजन है विनोद जी, शायद आपको नहीं पता होगा, पुलिस वाले अक्सर मुझे ये कहा करते थे, सर हमें तो अगर कोई बचाता है तो डॉक्टर ही बचाते हैं, नहीं तो हमारे जी कप्तान साहब लोगों को बस चले तो हमको तो पता नहीं क्या करते हैं। जी एग्जैक्टली ये शब्द ये- होते थे यहाँ जो रघुराज। नोएडा में ही एक डॉक्टर गौड़ हुआ करते थे। हाँ मेरे जानता हूँ, विनोद जी भी वो जानते हो। हाँ, डॉक्टर गौड़ हुआ करते थे। अभी 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 डॉक्टर अनुराग भार्गव साहब का फोन आ रहा था। वो भी इसी संबंध में चर्चा करेंगे। तो जी जी। मतलब मेरा जो है आप लोगों से बिल्कुल चोली दामन का साथ रहा है, और इसीलिए मैं इसी उम्मीद के साथ मैं गया था वहां कि समस्या का समाधान निकल चलिए, मैं जाएगा, प्रयास करता लेकिन हूँ, फिर विनोद जी के माध्यम से आपको खबर कराऊंगा, ठीक है। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक तो यू। थैंक आज यू की आप इस सब लोगों चर्चा को। में को हम यही विराम देते सादर हैं, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि जो पेंशनर्स की जो मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ समन्वय की जो कमी है या जो अभाव है, उसको दूर करते हुए उनके मेडिकल रिइंबर्समेंट का निर्धारित समय सीमा में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, दोनों एक निश्चित जैसे ही उनको फाइल मिले वो भी 7 दिन में या 15 दिन में जो करें, और ऐसे ही वही समय सीमा मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग इस तरह की मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए लंबे समय तक भटक रहे हैं उनको भटकना ना पड़े। आज की चर्चा यहीं पर। आप सबने इस चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, रघुराज जी, सेवक राम जी और अनिल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।